This call is now being recorded. चलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे संगत असंगत युग्म होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हमने देख लिया था कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ग्राफ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ग्राफ को कैसे बनाना है। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना होता है, किस तरह से हमें ग्राफ बनाना होता है, इसके बारे में सॉरी, जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ का नेचर होता है, ग्राफ कैसे दिख रहा है, इससे हम क्या बता सकते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो समीकरण योग हमें दिया गया है वो संगत है या फिर असंगत है। तो इसी की बात हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो बच्चा होता क्या है, ये संगत और असंगत क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अगर दो समीकरण दिए गए, कोई भी दो समीकरण दिए गए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, समीकरण युग्म कहते हैं। तो अगर समीकरण युग्म दिया गया है और उनका कोई हल आ रहा है, चाहे वो एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो हम ऐसे जोड़ों को क्या कहते हैं, ऐसे युग्म को क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। और अगर समीकरण युग्म का कोई भी क्या नहीं आ रहा हो, कोई भी हल नहीं आ रहा हो, क्या नहीं आ रहा हो, कोई हल नहीं आ रहा हो, तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, असंगत युग्म कहते हैं। तो बच्चा हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, जब भी हमसे पूछा जाए कि बताओ जो समीकरण युग्म दिया गया है वो संगत है या असंगत है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हमें देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझना है, क्या इसके हल हैं। अगर हल है, चाहे वो कितने भी हो, एक हो अनेक हो, तो वो क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। लेकिन अगर हल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका न कि वो क्या है, वो आपका असंगत युग्म। ठीक है, तो इतनी बात देखना है कि आपको किस तरह से समझना होता है। ओके, तो हमें देखना है कि हल है या नहीं है, इतनी सी बात देखेंगे। तो बच्चे अब एक और चीज हमने देखा था, हल का मतलब क्या था। अगर हम ग्राफ के बेसिस पे देखें तो जो ग्राफ होता है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि समीकरण के कितने हल होंगे। कैसे बता सकते थे कि जब हम दो क्या बनाते हैं, दो समीकरण रेखाएं बनाते हैं, अगर वो जितने भी बिंदुओं पर मिलती है, ठीक है, क्या जितने भी बिंदुओं पर मिलती है उतने उसका क्या होता है, उतने ही हल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर वो क्या कर रहा है, कोई रेखा है, एक हल, एक ठीक है, अगर वो एक बिंदु पर मिल रही है तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। अगर वो दो बिंदुओं पर मिल रही है तो उसके कितने हल होंगे, दो हल होंगे। तो जितने भी बिंदुओं पर मिलते हैं वो उसके उतने हल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमको देखना है कि अगर समीकरण युग्म दिया गया है तो वो कितने बिंदुओं पर मिल रहा है। ठीक है, जितने बिंदुओं पर मिल रहा है उतने उसके हल हो जाएंगे। तो हमने ग्राफ रेखाएं देखी थी कि किस तरह से बन सकती है, तीन तरह से बन सकती है। या तो आपकी किस तरह बनेगी, या तो आपकी रेखाएं इस तरह से बनेगी कि दोनों कितने बिंदुओं पर मिल रही होगी, एक बिंदु पर मिल रही हो, जो कि क्या करती है, एक दूसरे से बस गुजर जाती है। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, कि मान लो एक चौराहा है, तो यहाँ से एक सड़क आ रही है, एक यहाँ से रोड आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे ना, फिर ये अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, मीन्स कभी नहीं मिलेंगे। तो बस यहाँ पर भी हमको क्या याद रखना है, यहाँ पर भी हमको यही याद रखना है कि अगर वो एक दूसरे को काटते हुए निकल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बना रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रहे हैं, मीन्स उसका एक ही हल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर उसका एक हल है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है ग्राफ, उसका एक हल है, तो जब हल होता है किसी भी समीकरण युग्म का तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संगत युग्म। ठीक है, नाउ दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा आपका क्या है कि अगर हमारी ग्राफ रेखाएं कैसी है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर पर, मतलब हमेशा बराबर की दूरी पर रहेंगी।
और जब ये बराबर की दूरी पर रहेंगी तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी ना। तो कितने पॉइंट, कितने बिंदुओं पर मिलेंगी ये? जीरो। ठीक, जीरो का मतलब है कि एक वह भी नहीं मिल रही है, इसलिए इसका क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाली जो रेखाएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, समपाती। एक के ऊपर दूसरी बनती है। तो बच्चे जब हम एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत ज्यादा बिंदुओं पर मिल रही होंगी, अनेक बिंदुओं पर मिल रही होंगी। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसके हल आपके हो जाएंगे अनेक हल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ओके, और जब अनेक हल हो चाहे एक हल हो तो हमारा क्या हो जाता है, इस तरह के रैखिक युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा। जब हमारा क्या होएगा, जब हमारा एक एक बिंदु पे मिलेगी एक हल होगा, अनेक बिंदुओं पर मिलेंगी अनेक हल होगा। अनेक बिंदुओं पर कब मिलती है, जब समपाती रेखाएं होती है, एक के ऊपर एक बनती है। ओके बच्चे, वेरी गुड। और सेम अगर वो कैसी हो, समांतर हो, जैसे रेल की पटरियां होती है, वो कभी आपस में नहीं मिलती, इस तरफ और इस तरफ की, तो हमारा क्या करते हैं, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको हम समांतर कहते हैं। नहीं मिलती है इसलिए कोई हल नहीं होता। ओके, और जब हल नहीं होगा तो असंगत कहलाएगा, और हल होगा तो वो संगत कहलाएगा। अभी बताओ बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके, चल फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल में, जिसमें आपको बताना है, संगत असंगत ही पूछेंगे हम आपको। यस मैम। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, x+2y इज इक्वल टू 9, x-y इज इक्वल टू 1। सॉरी, 3 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसमें आपको बताना है कि इसका जो रेखा युग्म बनेगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, हम आपको ग्राफ भी बना के दिखा रहे हैं इसका। लो, चलो, ओके, चलो अभी इसका आंसर हम किस में करेंगे, पोल में करेंगे। क्या करना है मैम इसमें? बचा इसमें ये बताना है कि ये संगत रेखा युग्म होगा या फिर असंगत रेखा युग्म ओके मैम। होगा। ओके, 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 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, अभी 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है।
ओके, 5 बच्चों का सही है अभी। मैम हो गए। ओके, 6 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से होगा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। वेरी गुड, 7 बच्चों का ठीक है अभी। चार बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, 30 सेकेंड और दे रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सॉरी 12 बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। बच्चा देखो, यहाँ पर हमको ये बताना था कि संगत है या असंगत है। संगत और असंगत से क्या लेना देना बच्चा? जो संगत होते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका, अगर हमारा संगत युग्म होगा तो इसका मतलब है उसका कम से कम एक हल तो होगा। मीन्स दो समीकरण तभी ही संगत युग्म कहला सकते हैं जब उनका हल होता है। ठीक है, तो अगर एक हल है या अनेक हल है, एक हल का मतलब क्या है, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मीन्स वो एक बिंदु पर मिल रही है, किसी भी तरीके से हो, इस तरह से हो या फिर आपका इस तरह से हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर वो एक बिंदु पर मिल रही है तो वो आपका क्या होगा, उसका एक हल होगा। जितने बिंदुओं पर मिलती है उतने ही हल होते हैं। दूसरा, अगर संपाती है इस तरह से तो भी उसके अनेक हल होते हैं। तो बच्चे इस तरह के रेखा युग्म जिनके कम से कम एक हल हो या कोई भी हल हो, उनको हम क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या, असंगत युग्म की, तो असंगत युग्म क्या होता है बच्चा? असंगत युग्म होता है जब आपकी रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, जो कभी भी मिल ही नहीं रही हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि असंगत युग्म। हल है तो संगत और नहीं है तो असंगत। असंगत सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब समांतर रेखा होती है। अगर प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा है तो फिर आपका असंगत युग्म नहीं रहता। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको बताना है इसका जो रेखा युग्म है वो असंगत होगा या संगत। ग्राफ बना देते हैं हम। चल, इसका आंसर भी पोल पे करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चे। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ध्यान से करेंगे बाकी बच्चे। 4 बच्चों का गलत है, अभी 5 बच्चों का सही है।
7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे 3 बच्चे बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों का करेक्ट है। 2 बच्चे और बच्चे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे फिर। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चों देखो, इस ये जो रेखाएं है वो किस तरह की है? समांतर रेखाएं। कितने बिंदुओं पर मिल रही है? एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है। और जब एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम असंगत युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, मैं ये हटा रही हूँ। एक्चुअली इसमें सी मिसिंग है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। एक सेकेंड, मैं दोबारा लॉन्च कर रही हूँ। बच्चे बस एक सेकेंड, अभी पूल लॉन्च किया नहीं है मैंने, मैं दोबारा करती हूँ। उस वाले में ऑप्शन मिसिंग थे। ओके, इसमें आपको हल बताने कि कितने हल होंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। 2 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। पांच बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है, 6 बच्चों का करेक्ट है अभी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है, अभी 12 बच्चों ने दिया है। बच्चा, इतना आसान से क्वेश्चन है, फिर क्यों गलत कर रहे हो? लास्ट 10 सेकेंड बचे। चल, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा देखो, कितने बिंदुओं पर मिल रहा है ये? मोस्ट 5 बच्चों ने ये आंसर दिया। ये आंसर क्यों होगा? यहाँ देखो कितने बिंदुओं पर मिल रहा है ये? हाँ, एक ही बिंदु पे तो मिल रहा है। ये ए जो है जहां से जा रहा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी एक पर ही मिलती है। अभी हमने आपको समझाया था। तो इसका एक हल होगा ना बच्चा। और 4 तो हमने पढ़ाया ही नहीं आपको। या तो हमने क्या पढ़ाया? एक हल होगा, या फिर आपके अनेक हल होते हैं, या फिर कोई हल नहीं होता। तो जो बच्चे 4 आंसर कर रहे होते बच्चा, ये तो हमने आपको कराया ही नहीं। सिर्फ 3 ही प्रकार की रेखा युग्म बनते हैं आपके, कि आपका प्रतिच्छेद मैम का। हाँ बच्चे, मैम ऊपर ये समीकरण देखिए किस चीज की है? क्या बच्चा? ऊपर ये समीकरण दे रखी है मैम, ये किस काम की आती है? बच्चा, इन्हीं की मदद से ये ग्राफ बना हुआ है।
ठीक है। तो हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में दिया गया, हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, समीकरण दिया गया हो और फिर पूछा हो कि कितने हल होंगे, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा इसको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ना कि समीकरण से कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ग्राफ नहीं दिया होता तो यही समीकरण का ग्राफ बना हुआ है, तो हमको ग्राफ खुद बनाना पड़ता है। ओके मैम। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि पहले हम ग्राफ बनाते थे फिर बताते थे कि कितने हल होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके मैम हो गया। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है बच्चे? 9 बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मेरा ठीक है। क्या बचा? मैम ऐसी है कि मेरा ठीक है। अच्छा हाँ, 8 बच्चों का करेक्ट है बचा। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, जिसने आंसर नहीं किया है कर देगा। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे हम आपको 2 मिनट और दे मतलब लाइक 2 सेकेंड और दे रहे हैं, जिसने नहीं किया है वो कर दो, क्योंकि अभी भी 2 बच्चे बचे हुए आंसर को। चलिए 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं? किसी पे भी नहीं मिल रही हैं। तो जब एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो इसके हल भी कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि जितने बिंदुओं पर मिलती हैं उतने ही उसके हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हल नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। अगर कोई हल है, जैसे एक हल है या अनेक हल है, तो वो आपका क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब है कि अगर हमें पूरा एग्जैक्टली दिया होगा तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो बच्चे हमें पता है, अगर हम एक समीकरण की बात करें तो जो समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, वो किस रूप में दिया जाता है हमको? वो हमारा दिया जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर हम द्विघात लिख दिया मैंने। अगर हम क्या बात करें? अगर हम बात करें एक समीकरण है जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्या है? रैखिक समीकरण है। तो बच्चे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमें दो चर वाला चाहिए तो हमारा x आना चाहिए, y आना चाहिए और चर आना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। ये हमारा कोई भी समीकरण दो चर वाला होता है उसका क्या रहेगा? उसका व्यापक रूप रहता है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास दो समीकरण हो, ठीक है, अगर हमारे पास इसी के ये जो रैखिक समीकरण है इसके दो समीकरण, तो हम क्या करेंगे? अब एक्स वाई तो चर है, वो तो कितने भी समीकरणों में आ सकता है, लेकिन हम बस इतना सा अंतर करेंगे कि यहाँ पर जो क्या आ रहे हैं, यहाँ पर जो चर आ रहे हैं या जो अचर आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण के लिए 1 1 लिखेंगे और दूसरे वाले समीकरण के लिए क्या लिखेंगे? 2 2। ऐसे हमें क्या पता चल जाएगा कि दोनों अलग अलग समीकरण हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? समीकरण युग्म।
ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अगर हमें रैखिक समीकरण का व्यापक रूप चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप चाहिए, तो वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी होता है। लेकिन हमें युग्म का व्यापक रूप चाहिए बच्चे, तो हमारा क्या हो जाता है कि a b c में हम पहले में 1 1 1 1 लिखेंगे और दूसरे में 2 2 2 2 लिखेंगे। ठीक है, तो a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, व्यापक रूप के बारे में लिखते हैं। अभी ये व्यापक रूप का हम क्या करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे बच्चे। एक चीज और यहाँ से ध्यान देना कि आपका यहाँ आप नोट कर पा रहे हो कि व्यापक रूप में सारे के सारे जो पद रहते हैं वो एक तरफ रहते हैं और दूसरे तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ 0 रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ 0 रहता है। ठीक है, हाँ, तो हम अगर आपसे पूछे कि दिया गया समीकरण व्यापक रूप में है कि नहीं, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि सारे पद एक तरफ होने चाहिए और जो दूसरे साइड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पर हम आपको दो समीकरण दिए गए हैं, अब आप मुझे बताओ क्या ये व्यापक रूप में दिए गए हैं, बताओ है या नहीं, या कौन सा नहीं है, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो ये भी आंसर करेंगे। मैम बी वाला नहीं है। ओके, बाकी बचे, बी वाला नहीं है मैम। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। तो अभी आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ए है पर बी नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सारे चर जो है या अचर जो है, जो भी पद हैं वो एक साइड आ रहे हैं और दूसरे साइड 0 आ रहा है, तो ये तो व्यापक रूप में है। ठीक है, लेकिन ये में क्या आ रहा है, इसमें बराबर के दूसरे साइड क्या नहीं आ रहा, उसके साइड 0 नहीं आ रहा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चा, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किस साइड 0 आ रहा, अगर ये इस तरह लिखा होता तब भी व्यापक रूप होता। हमें बस इतना ध्यान देना है कि बराबर के एक साइड 0 आना चाहिए। तो बच्चा अगर ये व्यापक रूप में नहीं दिया गया है तो क्या हम इसे व्यापक रूप में बना सकते हैं, यस और नो, क्या हम इसको व्यापक ओके व्यापक रूप में बना सकते हैं? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप क्या कह सकते हो कि हाँ बना सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो बच्चे, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि हमें एक साइड ले जाना है सबको। ठीक है, व्यापक रूप बनाने के लिए क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं बच्चा। यहाँ सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर हमें एक साइड ले जाना है तो पक्षांतरण करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण में क्या होता है कि जब कोई भी पद एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 20 जो है वो किसका है, 20 आपका माइनस का है। ठीक है, सॉरी 20 आपका किसका है, प्लस का है, तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हाँ बच्चे, तो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अभी देखो, अभी ये रह के ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया व्यापक रूप। अब बात आती है कि अगर हम इसी में व्यापक रूप में क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c होता था। ठीक है, तो अगर हम इसी में आपसे पूछे कि बताओ x माइनस 2y था, हाँ 2y बराबर 0 में कि इसके आपके गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब समझते हो, x का गुणांक मतलब x के साथ क्या गुणाम है, जिसको हम नॉर्मली दो समीकरण है तो a1 कहते हैं।
और y का गुणांक का मतलब होता है y के साथ कौन सी गुणांक है, कौन सी संख्या गुणांक में, और आपका c क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो हमें जब a1 b1 c1 या फिर अगर एक समीकरण दिया गया तो a b c निकालना है, दो समीकरण दिए गए हैं तो a1 b1 c1 निकालना, तो हम किस तरह करते हैं बच्चे, इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस v1 बाय प्लस c1 से। a1 की जगह पर क्या आ रहा है समीकरण में, देखो x के साथ क्या आ रहा है, एक, क्योंकि जहां कोई संख्या नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 1। ठीक है, अब v1 की वैल्यू देखो, v1 की वैल्यू क्या है बच्चा, v1 की जगह पर क्या आ रहा है, v1 की जगह पे आ रहा है माइनस। हमेशा याद रखना चिन्ह के साथ लिखते हैं। अभी c तो आ ही नहीं रहा, कोई अचर पद नहीं आ रहा, तो अभी c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा जी। ठीक है, अभी हम ये वाला समीकरण दे रहे हैं, इसको बताओ इसका a2 b2 और c2 क्या होगा। गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम आपको समझाएंगे, लेकिन ट्राई करो कि इसमें अगर हम, अभी दूसरा समीकरण है ना बच्चा, तो a2 b2 c2 क्या होगा, ट्राई। a जहां भी आए मतलब x का गुणांक, b जहां भी आए y का गुणांक, और c जहां भी आए वो आपका अचर पद होता है जहां पर कोई गुणांक नहीं। मैम बिल्कुल बताना क्या, हाँ बच्चे, मैसेज में बताना है आपको। हाँ बिल्कुल मैम, समझ नहीं पा रही मैं क्या कहना चाह रहे हो। बिल्कुल मैम, हाँ a2 b2 दूसरे वाले में बताया ना, a2 b2 c2। ओके, बच्चा चिन्ह के साथ लेते हैं। बच्चा चिन्ह नहीं ले रहे हो आप लोग। मैम हम्म, बोलो ए बच्चे। तो तीन, मैम ए तो 3, हम्म, बी 4, सी -20। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चा आंसर करो जल्दी से, सब 4-5 बच्चों ने आंसर करा हुआ है। चलो देखते हैं, देखो क्या करना है, इस तरह से अगर दिया गया है तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि a2 की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, b2 की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और c2 की जगह पर -20 आ रहा है। देखो हम, अगर आप कहोगे कि प्लस क्यों नहीं लिख रहे हो, तो प्लस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं बच्चे क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जहां कोई चिन्ह नहीं है वहां आपका क्या होता है, वहां प्लस ही होता है। प्लस होता मैम। हाँ बच्चा, ठीक है, तो बस हमें जहां माइनस होता है वहां लिखने की जरूरत पड़ती है, जहां प्लस होता है वहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाए। चलो अभी इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या ये व्यापक रूप में है, एक ही समीकरण है, क्या ये व्यापक रूप में है, हाँ या ना। नो नहीं है, सबको पता है ये व्यापक रूप में नहीं है। क्या हम इसे व्यापक रूप में बना सकते हैं बच्चे, यस, यस मैम। ओके ट्राई करो फिर बताओ इसका व्यापक रूप क्या आएगा।
और जरूरी नहीं है कि हम इसी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि इसी साइड बराबर के 0 आए, इस साइड भी आएगा तब भी चलेगा। तो आपको ये पूरा नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ 4 को इस तरफ ले आना, ठीक है। और इसको कंपेयर करके ए बी सी की मैम वैल्यू, 4 होगा मैम। हाँ, तो ये आप पहले लिख लो और फिर मुझे सीधा सीधा ए बी सी की वैल्यू बता दो, पूरा नहीं बताना कि क्या आएगा, समीकरण लिखने में टाइम लगेगा, सिर्फ आप मुझे ए बी सी की वैल्यू बता दो। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। वेरी गुड। यस बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर इसको इस तरह बनाना है कि एक साइड तो आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी को इस साइड ले जाते हैं। तो 5x माइनस 3y, और ये प्लस का है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। तो हम बराबर 0, जैसे x बराबर 5 लिखा है या 5 बराबर x लिखा है, तो इसका मतलब है तो यही कि x की वैल्यू 5 है। क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम इस तरह से लिख दें या फिर इस तरह से लिख दें, ठीक। इसका मतलब यही है कि इसकी वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है। ऐसे ही अगर हम इसको इस तरफ 0 लिखते हैं या इस तरफ 0 लिखते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे कंपेयर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5, b बराबर कितना आ जाएगा, -3, और c बराबर कितना हो जाएगा, -4, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया। बच्चा अभी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम यही क्यों कर रहे हैं, हम इस साइड भी तो ला सकते थे, तो बिल्कुल ला सकते थे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इससे कि हम किस साइड ले जा रहे हैं। अगर हम दोनों को इस साइड भी ले आते तो ये माइनस का हो जाता, तो माइनस का 5x आता, और ये माइनस का है तो ये किसका आता, प्लस का आता, और ये 4 प्लस का ही रहता। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या हो जाती, -5 हो जाती, मतलब a की वैल्यू -5 हो जाती, b की वैल्यू 3 हो जाती और c की 4 हो जाती। दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि ये पहला वाला आंसर करेक्ट था, मीन्स a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -4 करेक्ट था, या फिर -5, 3 और 4 करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन यस पे मैम। है, ठीक है। मैं तो माइनस का निशान तो चेंज हो गया। तो बच्चे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर हम इनमें से पूरे में माइनस ले लो, दूसरे साइड ले जाओ उसको, तो वो वही आता है, उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता बच्चे, ओके। क्योंकि ओके सबका मैम। चेंज हुआ है ना, एक का अगर हम बदल देते तो दिक्कत होती, तो हमारा प्रश्न बदल जाता, लेकिन अभी सबका ही बदल गया, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलो इसको ट्राई करो। इसको हमें क्या करना है, व्यापक रूप में ऑलरेडी दिए गए हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी।
ओके, बच्चा एक्स वाई नहीं लेते, हमें ए बी सी प्योर और प्योर संख्याएं हैं, वहां पर चल की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, चल बता देते हैं हम आपका आंसर। पहला वाला देखते हैं। तो पहले तो ये व्यापक रूप में तो दिया ही गया है, देखो दूसरे साइड बराबर 0 ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कंपेयर करेंगे a1x, क्योंकि दो समीकरण है v1y और c। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 और c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण देखते हैं, क्या दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे बच्चा ax प्लस वी वाई प्लस सी से, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, ये आपका क्या आ जाएगा, a2 की जगह पर क्या है 7, b2 की जगह पर क्या है, ये आपका 6 है, और c2 की जगह पर क्या है माइनस का 9। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चे? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ, समीकरण युग्म का मतलब क्या होगा, अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पूछा जाए, तो यहाँ पर क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है दोनों समीकरण। जैसे लिखा है 2x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 5y बराबर -9 इज इक्वल टू 0। और ये पूछा जाए कि बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है कि दिए गए समीकरण, जो दो समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों में क्या आना चाहिए, दो चर आना चाहिए, दोनों चर की वैल्यू मतलब जो घात है वो एक होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। अगर दो चर नहीं है, तीन है या फिर एक है, तो वो आपका क्या नहीं कहलाएगा, वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म नहीं कहलाएगा। तो अभी आप मुझे ये देख के बता सकते हो कि ये रैखिक समीकरण का युग्म होगा या नहीं होगा, दो चर वाला है, दोबारा देखो, फिर से देखो। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं? नहीं है बच्चा, नहीं है। हाँ, आपका आंसर ठीक है। इसका आंसर है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही समीकरण में तीन चर आ रहे हैं, हमें दो चर चाहिए ना बच्चा। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो होते हैं, एबीसीडी जो होते हैं, वो चर होते हैं।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले वाले में क्या आ रहे हैं, 2 चर आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होएगा ना बच्चा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सेम क्वेश्चन है, दिया गया है 2x 2a प्लस 5y 5b माइनस 9 बराबर 0। दूसरा दिया गया है 2b प्लस 4b इज इक्वल टू c। ठीक है, आपको यही बताना है क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। क्या समीकरण युग्म, मैम पोल में करना है। हाँ बच्चा, एक सेकंड मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, बस लिख दू। गलत आंसर कर रहे हो बच्चा, गलत आंसर करो बच्चे, ध्यान से मैम आंसर कितने करो। का? 3 बच्चों का करेक्ट है बच्चा। मेरा ठीक है। वेरी गुड। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 5 4, लेफ्ट नहीं करेगा बच्चे, एक और क्वेश्चन करेंगे। 3 2 और 1। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है और 8 बच्चों का गलत। देखो बच्चे गलत कहाँ है, इसमें कितने यहाँ पर ए और बी हमारा क्या है, चर है। यहाँ पर ए बी सी जो थे वो चर थे। ठीक है, तो हम क्योंकि संख्याएं तो आपको दे रखी थी, तो ए बी यहाँ पर संख्याएं नहीं, तो यहाँ पर क्या था कि कितने चर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये तो 3 चर वाला हो गया। हमने आपसे क्या पूछा था, क्या ये 2 चर वाला है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था कि नहीं है। ठीक है, क्या है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि 3 चर आ रहा है। 2 चर का मतलब है सिर्फ ही 2 प्रकार के चर ही आने चाहिए, अब यहाँ पर 3 आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता, नो। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको और करेंगे। वही सेम पूछा गया है, क्या दिए गए समीकरण का रैखिक मतलब जो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं। क्या 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं।
ओके चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का गलत है, 6 बच्चों का सही है। बच्चा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो इसमें कितने चर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, कितने चर हो गए, 3 चर हो गए ना। हमें क्या चाहिए, हमको 2 चर चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण देखना था। यहाँ पर पहली समीकरण में क्या आ रहा है, 3 चर आ रहे हैं, तो ये कभी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर इसके ए बी सी निकालने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और पोस्ट करेंगे। ओके, अगर किसी को डाउट है बच्चा तो पूछ।